हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है 100 प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगी और वहाँ पे 2012 से लेके 2020 तक के आपको प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग को इनकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होके वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अब जो आपका एग्ज़ाम है 19 मई को नहीं होगा, पोस्टपोन हो गया है। बहुत सारा समय आपको मिल रहा है, तैयारी अच्छे से कर दीजिए। फ्री सीट अपनी आप एक पक्की कर सकते हैं 10,000 सीट में। यूपी में जो है टोटल गवर्नमेंट सीट है 10,000। इन 10,000 में अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो तैयारी बेहतरीन करना स्टार्ट कर दीजिए। मन लगा के पढ़िए, बहुत सारा समय है, ठीक है। कॉलेज भी नहीं है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो आज के प्रश्न हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं इस प्रैक्टिस में। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? तो वो जो विद्रोह था वो था सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो उपन्यास आनंद मठ है, ये स्टार लगा के अलग से लिख लीजिएगा। आनंद मठ जो उपन्यास है ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये आधारित है स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? फटाफट बताएं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1957। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। PDF में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा अगर इसमें आपको समय लग रहा हो तो। और इसमें जब आप लोग पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा आपको नोट नहीं करना है, जिन क्वेश्चंस में स्टार लगाऊं, इंपॉर्टेंट लिखूं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की और कब लागू की गई, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस दोबारा मैं करवा रहा हूँ। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वो लागू की गई थी कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में, और अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर इसकी डेट है, ये भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में, ठीक है। और ज़्यादातर जो जिले का नाम दे दिया जाता है नागौर आपको याद रखना है, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि देख सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी स्टार लगाना है आपको और इस क्वेश्चंस में भी स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना है। यहाँ पे, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ के उत्पादक के मामले में कौन सा सर्वप्रमुख है, वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका केरल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केरल की कैपिटल पता होनी चाहिए। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, एंड तमिलनाडु की चेन्नई है, एंड कर्नाटक की बेंगलुरु है। ये कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। जहाँ भी आपको जो है स्टेट के नाम दिखें तो आपके मन में उनकी कैपिटल तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। अगले प्रश्न, भारत में जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर से जरूर कीजिएगा इस प्रश्न को।
भारत में जो है आम का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सभी को पता होगी। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ को जो है नवाबों की शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, आंध्र प्रदेश की, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, अभी मैंने बताया, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो देखिए स्टेट जीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यूपी जीके के कम से कम 5 प्रश्न फिक्स रहेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, ठीक है। जुड़े रहें, आपको निश्चित ही वो प्रश्न भी मिलेंगे। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? डबल स्टार लगाइए इस प्रश्न में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप करके बताएं। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, चमोली जिले में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उत्तराखंड की देहरादून है, मध्य प्रदेश की अभी बताया भोपाल। अगला प्रश्न, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा लीजिएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल से। कभी भी एग्जाम में प्रश्न आपको दिखे तो तुरंत असम राज्य आपको लगा देना है, ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। असम की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, असम की कैपिटल है दिसपुर। जैसे यहाँ पे मिजोरम नया राज्य आपको दिख रहा है, तो मिजोरम की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी आइजोल, और सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो है आपका अखबारी कागज। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो विख्यात है ये वैनसोंग स्मारक के लिए। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एत मौदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? फटाफट बताएं। तो एक मौदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे नूरजहां ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी एवी ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बिमल जालान। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुखाम, टेटनेस, वह कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा फैलता है? उस रोग का नाम बताएं। तो टाइफाइड देखिए वायरस के द्वारा नहीं फैलता है, ना ही हैजा। ये जो जुखाम है, जुखाम जो है आपका वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो वो नदी है आपकी गंगा नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की जो है सबसे लंबी नदी है और इसकी जो है लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, कहाँ पे होता है? उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। फटाफट बताएं, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है? तो धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू
द्युतिहीन होता है? क्या कारण है? क्योंकि जो है इसका कारण जो है परावर्तन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। गैलेना एक खनिज है। गैलेना जो है एक खनिज है, किसका खनिज है ये आपको बताना है। गैलेना, तो गैलेना एक खनिज है लेड का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, किसकी? मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, किसकी है? तो ये है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए? तो देखिए आयरन को जो है जस्तेदार बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है जिंक का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न। अमीबा का चलन अंग कौन सा है? फटाफट बताएं, अमीबा का चलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का जो चलन अंग है वो है आपका पादाभ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में जो है कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो वो जो परसेंट है आपका वो हो जाएगा 89%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनका जो जन्म हुआ था मक्का मदीना में हुआ था, सऊदी अरब। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है ईद उल मिलादुन्नबी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, उस स्थल का नाम बताएं जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं है। तो सांची, सांची का संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था और बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और कुशीनगर में इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। लुम्बिनी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जी से एक क्वेश्चन 100% आया करता है प्राचीन इतिहास से, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनके फर्स्ट टीचर अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके फर्स्ट टीचर गौतम बुद्ध के कौन है? आलार कलाम है इनके फर्स्ट टीचर। और इनके फर्स्ट स्टूडेंट कौन है फीमेल में? तो इनकी ही मौसी प्रजापत्नी गौतमी इनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी फीमेल में। इतना सारा आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में याद रखना है। ये रहा अगला प्रश्न। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो है कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा ये वाले में 26 क्वेश्चंस में पुराणों की जो कुल संख्या है वो है 18। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है कितनी है? सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, ये क्वेश्चंस अभी मैं जस्ट पोस्ट किया हूँ, तो इसका आंसर भी आप लोग दिए होंगे, अपना कंफर्म कर सकते हैं आंसर अपना। तो सामान्य मानव में पाए जाने वाले जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, यहाँ पे संख्या की बात की जाए तो 46 होगा, ठीक है। अगर कितने जोड़े पाए जाते हैं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर संख्या तो 23 याद रखना है, जोड़े पूछे तो 23 याद रखना है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। ये रहा अगला प्रश्न। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? डबल स्टार लगाइएगा। तो रक्तदाब मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार कह रहा हूं। अगला प्रश्न। पद RH कारक का अर्थ क्या है? RH कारक का अर्थ क्या है? तो RH कारक का जो अर्थ है वो है रिसस कारक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा
कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे टपकने वाली ये सारे के सारे प्रश्न हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1985 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? उस गैस का नाम बताएं जो वायुमंडल का भाग नहीं है। तो क्लोरीन वो गैस है जो वायुमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है तो वो है नाइट्रोजन गैस, 78% कुछ पॉइंट में है, तो 78% आपको याद रखना है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। ये रहा अगला प्रश्न, सेबी का पूरा रूप क्या है? सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो सेबी का जो पूरा नाम है यानी कि फुल फॉर्म है इसका हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है सेबी का। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेबी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है एंड इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें और तुरंत बताइए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। ये रहा अगला प्रश्न। मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में इसलिए पूछा करता हूँ क्योंकि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि जो चीज़ आप लोग लिख देंगे कभी बाई चांस वो क्वेश्चंस आपको दिख गया तो याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि स्टार लगा लीजिएगा, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ये है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? उस देवता का नाम बताएं जो समर्पित है बद्रीनाथ धाम। तो वो देवता है विष्णु। बद्रीनाथ धाम जो है किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला वाला 36 वाला, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, किनका मंदिर है? बौद्ध मंदिर है या जैन मंदिर है या सिख मंदिर है या हिंदू मंदिर है? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, किसका मंदिर है? तो ये है आपके जैन मंदिरों का। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो है जैन मंदिर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान में है माउंट आबू। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वो आपका जो तीर्थ स्थल है वो है कौशाम्बी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कौशाम्बी मेरा जिला है। ठीक है, अगर आप लोग भी कौशाम्बी से हैं तो यस करके बताएं, मुझे तो लगता नहीं कोई कौशाम्बी का होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? फटाफट निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? कौन कहीं अधिक प्रभावित थे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, चाय के उत्पादन में जो है भारत का जो विश्व में स्थान है वो है पहला। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बात की जाए आलू उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है वो है 5वां। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये मनोनीत कर सकते हैं 18 सदस्यों को। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? उनका नाम बताएं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने
सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? स्टार लगा लीजिए पहले तो। सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था शिक्षा में सुधार हेतु के लिए? तो ये सैंडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके संदर्भ में यानी कि नवोदय विद्यालय के संदर्भ में जो आपका कथन सही होगा वो होगा ये वाला। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ये कथन आपका सही है। बाकी कथन आप देख सकते हैं, सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। ये गलत है आपका कथन। नवम कक्षा में लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है। ये भी आपका कथन है। केवल ऑप्शन बी में जो आपका है कथन वही सही है। अगला प्रश्न, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? स्टार लगाइए। रुधिर वर्गों की जो खोज की गई थी वो की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? उस जानवर का नाम बताएं जो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। तो देखिए, सांड का तो है ही है, हाथी का भी है, घोड़ा का भी है, हिरण का नहीं है सारनाथ स्तंभ पर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, हर्ष द्वारा कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये किसके सम्मान में की गई थी? ये फैनसोंग के सम्मान में की गई थी कन्नौज सभा का आयोजन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो फैनसोंग था ये एक चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल में आया था? अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था फैनसोंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी ये आपको बताना है। तो वो थी धातु कॉपर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाते थे लेड धातु से, मुख्यतः अपने सिक्के बनाते थे। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? पछाब मेघ। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट में कम से कम 50 में से 30 ऐसे प्रश्न थे जो कि शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाले प्रश्न थे, जो कि यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसकी आंसर की भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। फॉलो नहीं हुए हैं यानी कि ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ से। अगर आपके मन में B.Ed से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। B.Ed एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, आप सभी को पता है। टाइम आपको बहुत मिल रहा है, बेहतरीन तैयारी करिए। डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है। 4 से 5 घंटे मन लगा के अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत है। डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ देखा करें। रीजनिंग की भी आज से डेली आपकी प्रैक्टिस सेट की आएगी, ठीक है। एंड जो जियोग्राफी की क्लासेस बची हुई हैं, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया और मिसलेनियस यानी कि विविध वाला पोर्शन हो गया, तो ये सारे टॉपिक मैं अब तुरंत क्लियर करवाऊंगा। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।